हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्री चौधरी में। हमारी क्लास चल रही थी आपके आरएस के टेस्ट सीरीज। हमने आरएस प्री की टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी थी, आरएस 2023, जिसमें हमने अभी तक है वो 4 टेस्ट है वो कर लिए हैं और आज का जो हमारा टेस्ट रहने वाला है वो 5वां टेस्ट है। हम इसमें पूरा का पूरा जीके है वो कवर करेंगे। इसके अलावा आप मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं और साइंस टैग के क्वेश्चन हैं तो वो अभी मैं आपको नहीं करवा रही हूँ। साइंस टैग तो है आपको सर करवाएंगे, जो अभी आपके इसी चैनल पे साइंस की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप आरएस के अलावा किसी भी हमारे राजस्थान के कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट का हो या फिर राजस्थान के अलावा और अदर स्टेट या फिर आपके सेंटर का एग्जाम है, तो उसी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले साइंस की क्लासेज और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। सर जैसे ही आपके आरएस प्री का एग्जाम होगा उससे आपके महीने पहले आपको साइंस एंड टेक का कंप्लीट पूरा विद एमसीक्यू आपको करवा देंगे। बात रही जीके की, तो जीके मैं आपको पूरा कंप्लीट कवर करवाऊंगी। और आज के अगर टेस्ट की बात करें तो आज के हमारे टेस्ट के जो टॉपिक है वो है हमारे राजस्थान और इंडिया पॉलिटी के क्वेश्चन और राजस्थान और इंडिया इको के क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ। और ये जो हमारे क्लासेज लगती हैं इस चैनल पे, इसकी पूरी कोई भी क्लास हो उसकी अगर पीडीएफ आपको लेनी है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्री चौधरी पर ये सारी की सारी पीडीएफ, इनके साथ ही जो भी क्लास से संबंधित कोई भी चीज़ होती है वो प्रोवाइड करवानी हो तो वो वहाँ पे मैं करवा देती हूँ। कोई भी न्यू अपडेट होती है, रिजल्ट होता है, आंसर की होता है, कोई नोटिफिकेशन होता है, वो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। आज के टेस्ट की बात करें तो आज के हमारा टेस्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को दिए गए आरक्षण की अवधि है वो बढ़ा दी गई है। अनुच्छेद 330 व 31, अनुच्छेद 332 व 334, अनुच्छेद 330 व 32 और अनुच्छेद 333 और 34। अब अगर मैं बात करूं आपके संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करूँ, जब कब का है 2020 का है। इसके द्वारा लोकसभा के लिए एक अनुच्छेद है और एक इसके लिए विधानसभा के लिए है, एक विधानसभा के लिए है। तो लोकसभा के लिए अनुच्छेद है 330, विधानसभा के लिए अनुच्छेद कौन सा है 332। इन दोनों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को दिए गए आरक्षण की अवधि है वो बढ़ा दी गई है। तो कौन कौन से हो गए, 330 और 332 हो गए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है थर्ड। ऑप्शन थर्ड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इस आरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई है तो इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला कि ये अनुच्छेद है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए है। दूसरा, अगर वर्तमान में 84 अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जाति। और अगर जनजाति की बात करें तो 47 अनुसूचित जनजाति के लिए जो ये स्थान है वो आरक्षित है। ये 2 चीजें होगी। संविधान में राज्य की जो जनसंख्या है उसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य के विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सीटों की व्यवस्था की गई है। अगर हम वर्तमान में राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में वर्तमान में अनुसूचित जाति हेतु तो 34 सीटें आरक्षित की हुई है, यानी 34 सीटों को आरक्षण दिया हुआ है। अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो राजस्थान में इसकी 25 सीटों को आरक्षित किया गया है। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि है वो 104वें संविधान संशोधन जो कि 2020 में किया गया के द्वारा बढ़ाई गई। लोकसभा में तो इन अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित अनुच्छेद है 330 और विधानसभा में 332। अगर राजस्थान में बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए 34 सीटें हैं वो आरक्षित हैं और जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु न्यायालय याचिका जारी कर सकता है।
राज्य के नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम थोड़ी सी और बातें करते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इनके बारे में देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अगर उल्लेख की बात करें कि इनका उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है और कौन से भाग में है, तो संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख है और कौन से अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख मिलता है। तो कभी बार आप एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इस साइड तो आपको है वो भाग दिए जाते कि भाग 2, भाग 4, भाग 3, और इस साइड दे दिए जाते जैसे मूल कर्तव्य दे दिए और आपको क्या दे दिए, मूल अधिकार दे दिए, नीति निर्देशक तत्व दे दिए, नागरिकता दे दी कि ये कौन कौन से भाग में दिए हुए, फिर उनका मिलान करवा लेते हैं। तो इसमें क्या है कि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और कौन से अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगर वास्तव में इनकी बात करें ना कि निदेशक तत्वों का जो उल्लेख है वो कहाँ तक वर्णित है, यानी वो अनुच्छेद कौन से कौन से तक इनको वर्णन किया गया है, तो वो तो किया गया है 38 से 51 तक। वर्णन की बात करें, नीति निर्देशक तत्वों के वर्णन की बात करें, अब आप सोचेंगे कि 38 से 51 तक है तो फिर 36 और 37 में क्या है। अगर 36 में बात करें ना तो 36 में राज्य की परिभाषा दी हुई है, राज्य की परिभाषा दी हुई है, परिभाषा की राज्य किसे कहते हैं वो परिभाषा दी गई है। 37 की बात करें कि अनुच्छेद 37 में क्या दिया हो, तो अनुच्छेद 37 में जो नीति निर्देशक तत्व है उनकी महत्व एवं प्रकृति के बारे में बताया गया है, महत्व एवं उनकी प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो 36 और 37 में ये चीजें होगी। फिर 38 से 51 तक है वो जो भारत के नीति निर्देशक तत्व है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, और ये सब चीजें हैं उनका वर्णन है 38 से 51 में किया गया है। और एक बात करें कि नीति निर्देशक तत्वों का हमारे भारत के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है वो नीति निर्देशक तत्व है उनका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम अनुच्छेद 38 की बात करें तो 38 है वो राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाता है, सामाजिक व्यवस्था को है वो बढ़ाता है। तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु न्यायालय याचिका जारी करता है, बिल्कुल सही बात है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, ये गलत बात है, वाद योग्य है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में भी है, मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी आपके बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 3rd। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। इस साइड है वो दिए गई हैं आपके वीटो पावर, वीटो पावर यानी वीटो शक्तियां दी गई है कि वीटो शक्तियां किस किस प्रकार की कौन कौन सी होती है, ठीक है। जेबी निषेधाधिकार यानी जेबी शक्ति वीटो, जेबी वीटो, विशेषित वीटो, आंतरिक निषेधाधिकार यानी आंतरिक आपका वीटो, और निलंबनकारी निषेधाधिकार। इसमें बात करें तो ये आंतरिक निषेधाधिकार है, इसे क्या बोलते हैं, इसे एब्सोल्यूट वीटो भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वीटो भी इसे बोलते हैं। आगे बात करें निलंबनकारी, तो निलंबनकारी कौन सा होता है, ये होता है सस्पेंसिव, सस्पेंसिव होता है, ये होता है निलंबनकारी, सस्पेंसिव वीटो। अगर हम जेबी वीटो की बात करें तो ये होता है पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। तो इन सभी के बारे में मैं आपको ये एग्जाम्पल दूंगी। और विशेषित होता है ये क्वालिफाइड, क्वालिफाइड वीटो, ठीक है। तो इनके मैं एग्जांपल भी दूंगी कि इनका है आज तक किस किस ने उपयोग किया और किस किस चीज़ के लिए इनका यूज है वो कर लिया गया है। तो हम बात करें तो वीटो कितनी होती है, 4 प्रकार की होती है। 4 कौन कौन से होते हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट वीटो और क्वालिफाइड वीटो। 4 तो भी वीटो हो गए, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो ये है भारत में कब किन को इन ये दिए गए हैं, तो ये जो वीटो है इसमें राष्ट्रपति को कौन से दिए गए, राष्ट्रपति को इनमें से 3 वीटो मिले हुए हैं। कौन कौन से मिले हुए हैं, एक तो आपका जेबी निषेधाधिकार जो पॉकेट वीटो है वो दिया गया है, एक आपको आंतरिक जो बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो ये दिया गया है, और एक सस्पेंसिव वीटो ये दिया गया है, सस्पेंसिव वीटो ये दिया गया। ये तीनों किसको है, राष्ट्रपति को दिए गए हैं। अब मैं इनमें आपको बताती हूँ कि ये कौन कौन से है, यानी हमें इनको मिलान करना है और कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। सबसे पहले हम जेबी वीटो की बात करते हैं, पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो क्या होता है, इस वीटो के द्वारा जो व्यवस्थापिका द्वारा जो पारित विधेयक होता है,
ठीक है, उस विधेयक को राष्ट्रपति न तो स्वीकृति के लिए दे, यानी उस विधेयक पर वो स्वीकृति अपनी ना दे, ना उसे वो अस्वीकृत करे और ना ही उसे पुनः विचार के लिए लौटाए, यानी उसके पास जो विधेयक आया उसे वैसा का वैसा पड़ा रहने दे, यानी ना तो उसे वापस करे, ना उस पर साइन करे और उसे ना उस पर कोई पुनः विचार के लिए उसे वापस दे, ना उस पर स्वीकृति दे। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है कि विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा न तो स्वीकृति देना, न ही स्वीकृति देने से इनकार करना, और साथ में इसका क्या हो जाएगा कि न ही पुनः विचार हेतु लौटाना। तो वो क्या होता है, वो होता है जेबी पॉकेट वीटो, ये होता है जेबी निषेधाधिकार या फिर पॉकेट वीटो। ठीक है, अगर इसका बात करें कि इसका यूज है वो किसने किया था, तो ये 1986 में जो ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे, किसने, ज्ञानी जेल सिंह ने, ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। और किस विधेयक में किया था इन्होंने, जो डाक विधेयक था, कौन सा, डाक विधेयक, उसमें इसका यूज किया था। यानी ना तो इन्होंने उस पर सहमति दी थी, ना उसे स्वीकृति देने से इनकार किया था, और ना ही उसे पुनः विचार के लिए लौटाया था। ये वो विधेयक का काफी टाइम तक इन्हीं के पास से पड़ा रहा था। तो आपका फर्स्ट में ए है, ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, विस्मेलित किया हुआ है। दूसरे की बात करें, विशेषित निषेधाधिकार, किसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देने से आंतरिक किए गए विधेयक को व्यवस्थापिका द्वारा पुनः राष्ट्रपति के पास से भेजना। तो अगला हम अगर क्वालिफाइड वीटो की बात करें, विशेषित निषेधाधिकार की बात करें, तो अगला ये टू तो होगा नहीं। तो राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार करने पर व्यवस्थापिका द्वारा विशेष बहुमत से पारित विधेयक को पुनः राष्ट्रपति के पास भेजना, ये आता है क्वालिफाइड वीटो, यानी बी में आ जाएगा थर्ड। क्यों, क्योंकि ये वो है कि किसी विधेयक को अगर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति नहीं देता है, वो मना कर देता है, तो फिर उसको वापस है, उस विधेयक को व्यवस्थापिका है विशेष बहुमत के साथ पारित करती है और उसे पुनः राष्ट्रपति के पास से भेजती है। ये जो वीटो है ये अमेरिका के पास में है, ये अमेरिका के पास में है। तो बी में ये क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। इसके बात करें एब्सोल्यूट वीटो की, हम बात करें निषेधाधिकार, आंतरिक निषेधाधिकार, तो इसमें होगा कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति देने से इनकार करना। अगर इस वीटो की हम बात करें ना, तो इसका यूज है वो 2 बार हुआ है। पहला तो हुआ है 1954 में। 1954 में किसने किया था, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। किसके लिए किया गया था, जो पेप्सू विनियोजन अधिनियम है, पेप्सू विनियोजन अधिनियम है, इसका प्रयोग इसमें किया गया था 1954 में। दूसरी बार किया गया था 1991 में। दूसरी बार कब किया गया था, 1991 में, जब राष्ट्रपति आर वेंकट रमन थे। उन्होंने किस लिए किया था, तो उन्होंने सांसदों के वेतन आदि से संबंधित विधेयक पर इस वीटो का है वो यूज किया गया था। तो जो एब्सोल्यूट वीटो है वो होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति देने से इनकार कर दिया जाता है। तो उस पे ये जो यूज किया गया 1954 और 1951 में। अब रहा है हमारा निलंबनकारी निषेधाधिकार, यानी सस्पेंसिव वीटो। ये क्या होता है, ये होता है कि इस वीटो के द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देने से इनकार कर दिया जाए, इनकार कर दिए गए विधेयक को व्यवस्थापिका द्वारा पुनः राष्ट्रपति के पास से भेजा जाता है। यानी राष्ट्रपति जो आपके व्यवस्थापिका है उसको पुनः विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन विचार करके व्यवस्थापिका उसमें बदलाव करे या फिर वैसा का वैसा वापस भेजे, ये व्यवस्थापिका पर होता है। तो ये सारे चारों के चारों मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से वीटो है वो होते हैं और उनमें क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त होती है, इनका कब कब यूज किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाया गया। वर्ष 2005 में मदन मोहन पुंसी की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के लिए पहले पड़ोस यानी नेबर्स फर्स्ट की नीति अपनाई गई। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से सही कथन हमें दिए गए हैं। इन कथन में बात करें तो आपका फर्स्ट कथन है बिल्कुल सही दिया गया है कि दक्षिणी पूर्वी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाया गया, बिल्कुल सही बोला गया। दूसरा है कि वर्ष 2005 में मदन मोहन पुंसी की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, इनकी अध्यक्षता में नहीं किया गया। बात तो सही बोली गई है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, लेकिन ये किसके
अध्यक्षता में हुआ था। ये आपके कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कौन थे? कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे और वो थे वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली इनकी अध्यक्षता में ये थे कर्नाटक के पूर्व सीएम थे, कर्नाटक के। तो इनकी अध्यक्षता में, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, ये द्वितीय जो प्रशासनिक सुधार आयोग है इसका गठन किया गया था। फिर इसकी जो वार्षिक रिपोर्ट थी वो 2010 में है वो सौंपी गई थी। वीरप्पा मोइली के अलावा इस जो आपका द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था इसमें 5 सदस्य और थे। तो आपको ये गल दिया हुआ है कि 2005 में मदन मोहन पुंसे ने वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के लिए पहले पड़ोस नेबर्स फर्स्ट की नीति अपनाई गई। ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। क्योंकि नेबर फर्स्ट की नीति में भारतीय विदेश नीति में जो निरंतरता थी उन निरंतरता के तत्वों को विद्यमान रखना चाहते थे। साथ में जो वैश्विक शांति हो गई, इसके साथ ही मित्रता का भाव हो गया और इसके साथ ही जो अपने सौहार्दपूर्ण संबंध थे उन पर बल देना चाहते थे, उनको बनाए रखना चाहते थे, इसलिए इस नीति को लेके आए। तो आपकी ए और आपकी सी सही दिया हुआ है, यानी आपका ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही दिया गया है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति की योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? हमें सही कथन के चुनाव करना है। वह भारत का नागरिक हो, अधिकतम आयु 35 वर्ष का हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर आसीन नहीं हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के जो निर्वाचित होते हैं, एक तो संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित और मनोनीत, एक तो निर्वाचित होंगे, पहला मनोनीत मान लीजिए और दूसरा निर्वाचन यानी निर्वाचित सदस्य, ये सदस्य भाग लेते हैं। इसमें विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होते। तो आपको याद क्या करना है, अनुच्छेद 66 के तहत संसद के जो मनोनीत और निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं और विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का उच्चतम न्यायालय केवल दिल्ली में ही अधिविष्ट हो सकता है। भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त ऐसे अन्य स्थानों पर अधिविष्ट हो सकता है जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियत करे। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध बना सकती है। तो इसमें इसने क्या बोला है, सही नहीं, यानी सही है वो हमें नहीं बताना, जो गलत दिया हुआ है वो बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन के देखिए कि भारत का उच्चतम न्यायालय केवल दिल्ली में ही अधिविष्ट हो सकता है, गलत दिया गया है। अगर हम अनुच्छेद 130 की बात करें, अनुच्छेद 130 में साफ दिया हुआ है कि भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त ऐसे अन्य स्थानों पर अधिविष्ट हो सकता है जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। दूसरा अनुच्छेद जो 138 है, 138 के अनुसार संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध है वो बना सकती है, यानी ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये केस में 138 में दिया हुआ है और दिल्ली के अलावा भी हो सकता है, ये 130 में दिया हुआ है, यानी बी और सी आपके बिल्कुल सही है और ए गलत दिया हुआ है। तो इसमें कथन सही नहीं है। तो अगर पूछे सही है तो बी व सही होगा और वरना आप ऑप्शन 4 कर देना और इसमें कर देना ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए है ये गलत दिया हुआ है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस साइड है वो प्रस्ताव दे रखे हैं और इस साइड है विवरण दे रखा है, हमें बताने कि कौन सा सुमेलित है। सबसे पहले दे रखे कटौती प्रस्ताव, सरकार द्वारा बजट में मांगे गए धन में कमी करना, ठीक है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संसद की चल रही कार्यवाही को रोककर एवं मंत्री का ध्यान आकर्षित करना। स्थगन प्रस्ताव होता है संसद में चल रही कार्यवाही को रोककर पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना। तो हम पहले बात करते हैं कटौती प्रस्ताव की। तो कटौती प्रस्ताव है कहाँ लाया जाता है? सरकार द्वारा जो बजट में मांगे गए धन में कमी करने हेतु ये लोकसभा में लाया जा सकते हैं। दूसरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, तो ये वो संसद की जो चल रही कार्यवाही को रोककर
एक मंत्री का ध्यान आकर्षित करना, यानी एक मंत्री के ध्यान आकर्षित करने हेतु जो लाया गया प्रस्ताव होता है वो होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अगला होता है स्थगन प्रस्ताव। संसद में चल रही कार्यवाही को रोककर पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करने हेतु लाए गए प्रस्ताव वो होते हैं स्थगन प्रस्ताव। तो आपके तीनों के तीनों है सुमेलित किए हुए हैं। बस मेरा ऐसे क्वेश्चन लाने का मकसद यही होता है कि मैं एक ही क्वेश्चन में आपको 4-5 चीजें वो क्लियर कर दूं। तब आपको पता चल गया कि कटौती प्रस्ताव कौन सा होता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कौन सा और स्थगन प्रस्ताव कौन सा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक चार्टर के समन्वय, निर्माण और संचालन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? समाज कल्याण विभाग, कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, यानी लोक शिकायत विभाग है उनके द्वारा जो नागरिक चार्टर समन्वय निर्माण और संचालन का कार्य है वो इस विभाग के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है नगर पालिकाओं के सदस्य के लिए निर्भरताओं का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 क्यू, अनुच्छेद 243 यू, 243 आर और 243 वी। अगर हम बात करें 243 वी की बात करें तो इसके तहत चुने जाने या फिर नगर पालिकाओं के चुने हुए सदस्य हैं वो कई स्थिति होते हैं जिसमें अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं, यानी उनकी निर्भरताओं के बारे में कौन कौन से होते हैं? इसमें मेन दो होते हैं। पहला कि जो संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन हेतु प्रचलित किसी भी विधि के अंतर्गत, ठीक है, किसी भी विधि के अंतर्गत वो अयोग्य घोषित हुआ हो। दूसरा कौन सा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के द्वारा वो क्या हो, अयोग्य घोषित किया हो गया हो। यानी अनुच्छेद 243 में दिया हुआ है कि नगर पालिकाओं के चुने हुए सदस्य निम्न स्थितियों में अयोग्य होंगे। कौन सी दो स्थिति है? पहली तो कि उस जो राज्य है उस राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन हेतु कोई भी विधि बनाई गई उसके अंतर्गत वो अयोग्य हुआ हो। दूसरा कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के लिए, ये पहला निर्वाचन के लिए और ये किसी भी विधि के लिए बनाई गई के लिए अयोग्य होगा तो वो ये उसकी निर्भरताएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक द्वारा जारी अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट में से सत्य कथन चुनिए। विश्व बैंक सकल राष्ट्रीय आय ग्रोस नेशनल इनकम GNI के आधार पर विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन सही दिया। और इसमें आप एक चीज और याद रखिए कि जो वैश्विक सकल राष्ट्रीय आय है इसके आधार पर विश्व के 218 देशों की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण है वो किया जाता है। अगला दिया हुआ है कि विश्व बैंक के तय मानकों के अनुसार यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $1036 से अधिक हो जाती है तो उसे गरीब देशों की श्रेणी से ऊपर माना जाता है। अगर मैं बात करूं विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्थाओं की जो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर है वो 4 भागों में बांटता है। पहला भाग तो ये है कि $1036 से अगर हो या फिर उससे कम हो तो उसे माना जाता है निम्न आय वर्ग की अर्थव्यवस्था माना जाता है। दूसरा इसमें होता है 1036 से ऊपर लेकिन कितने $4045, तो इसके मध्य में होता है वो निम्न मध्य वर्ग का होता है। निम्न मध्यम आय वर्ग की जो व्यवस्था होती है वो होती है। तीसरी होती है 4045 से ऊपर यानी 4046 से लेकर कहाँ तक 12,535। इसके मध्य में जो होता है वो होता है उच्च मध्य में आपकी आय वर्ग अर्थव्यवस्था होती है। और सबसे ऊपर होती है यानी उच्च आय वर्ग की अर्थव्यवस्था होती है वो होती है 12,536 से अधिक होगा, यानी 35 तक यहाँ पर है तो 36 से अधिक होगा, वो होगा उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्था वाला। ये मैंने ऑप्शन बी आपको पूरी तरह क्लियर कर दिया। वर्ष 2020 में जारी वर्गीकरण के अनुसार भारत है
वो डॉलर के हिसाब से निम्न मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था वाली श्रेणी में था। ये बिल्कुल इसने सही दिया हुआ है। निम्न मध्यम वर्ग वाली कैसे कि $1036 से $12,535 के मध्य था हमारा भारत का, तो निम्न मध्य आय वर्ग अर्थव्यवस्था में आ गया। तो आपका ए, बी और सी बिल्कुल सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ कि ए, बी और सी बिल्कुल सही दिया हुआ है। आपको ये जो ऑप्शन बी है इसमें जो इसके 4 वर्ग बताए गए, वर्गों में बांटा गया, इसे थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में शामिल किए जाने वाली मदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट में सत्य कथन चुनिए। भारत में आए हुए विदेशी पर्यटकों द्वारा किया गया व्यय, विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं के द्वारा अर्जित लाभ, भारतीय नागरिकों द्वारा लॉटरी में जीती गई राशि और भारतीय कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाला लाभांश बोनस। अगर हम बात कर ले कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या चीज शामिल होती है और क्या क्या शामिल नहीं होती, तो भारत में आए विदेशी पर्यटकों द्वारा किया गया व्यय इसमें शामिल होता है। विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं द्वारा अर्जित लाभ भी होता है। भारतीय नागरिकों द्वारा लॉटरी में जीती गई राशि ये नहीं होती। लॉटरी में जीती गई राशि है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। लॉटरी में जीती हुई राशि हो या फिर कोई इनाम हो या कोई धनराशि हो वो इसमें शामिल नहीं होती। भारतीय कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला लाभांश ये होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड ए, बी व डी। इसमें एक दो चीजें मैं और बता देती हूँ। जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो मौद्रिक रूप से होती है, पहली बात। दूसरी, जो पिछले वर्ष का होता है यानी गत वर्ष का जो स्टॉक होता है, गत वर्ष का स्टॉक, ये राष्ट्रीय आय का हिस्सा है वो नहीं होता। और क्या चीज नहीं होती? जो गत वर्ष का उत्पादन होता है, गत वर्ष का जो उत्पादन होता है वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। साथ में जो ब्याज की प्राप्तियां होती है, ब्याज की प्राप्तियां होती है वो राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है। और जैसे पेंशन हो गई, वजीफा हो गया, कोई भत्ता मान लीजिए, भत्ता हो गया, तो ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते। जैसे कोई लॉटरी में जीती गई राशि हो गई, कोई चीज हो गई, वो या फिर पेंशन भत्ता हो गया, ये इसमें शामिल नहीं होती। साथ में जो उधारियों की पुण्य प्राप्ति होती है यानी कोई उधार दी गई और उनकी पुण्य प्राप्ति होती है तो वो भी इसमें शामिल नहीं की जाती। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का स्थिर आय वाले वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक, नकारात्मक, अपरिवर्तित या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें कि ये होता क्या, तो इसमें क्या होगा कि मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाएगी। क्या होगा कि मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाएगी और इस कमी के आने से जो स्थिर आय वर्ग के लोग होंगे वो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो कम लेंगे। वस्तुएं और सेवाएं हैं वो कम खरीद पाते हैं और उनका जीवन स्तर है वो निम्न स्तर का हो जाता है। और आप देख लीजिए स्थिर आय वर्ग में कौन से आते हैं? जो वेतन भोगी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, मजदूर वो आते हैं, निम्न आय वर्ग में आते हैं। तो इनका फिर क्या प्रभाव पड़ेगा कि वस्तु और सेवाओं का ये कम उपभोग कर पाएंगे, इनका जो स्तर है वो निम्न हो जाएगा। तो क्या होगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन है वो असत्य दिया हुआ है? प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना की घोषणा बजट 2019-20 में की गई थी। इस योजना में 18 से 60 आयु वर्ग के व्यापारियों को शामिल किया गया है और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। बात करें कि ये बजट 2019-20 में इसकी घोषणा की गई थी, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के व्यापारियों को शामिल किया गया, ना कि 60। तो इसमें गलत दिया हुआ है ऑप्शन 2। और एक ये बुक बोला गया कि 18 से 40 वर्ष के व्यापारियों को शामिल किया जाएगा और जिनकी जो मासिक आय है वो कितनी हो? मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। और इस योजना के तहत 60 वर्ष आयु वर्ग होने के बाद न्यूनतम राशि है वो 300 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। 4 चीजें: बजट की घोषणा 19-20, आयु 18 से 40, मासिक आय 15,000 से कम और 60 वर्ष से अधिक होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन हमें बताइए। यह प्राधिकरण जीएसटी कानून के तहत एक संस्थागत तंत्र है जो व्यापार समुदाय के अनुचित लाभ बनाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु गठित किया गया है। इस प्राधिकरण का प्रमुख दायित्व मुनाफाखोरी का पता लगाकर उसकी जांच करना तथा दंडात्मक कार्यवाही करना, और वर्तमान में जी.आर. चिंताला इस प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट और बी, ए और बी तो बिल्कुल सही दिया गया है, लेकिन सी है वो इसमें गलत दिया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें असत्य में पूछा है तो असत्य ऑप्शन है सी दिया गया है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी आर्थिक समीक्षा के बारे में बोला है। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था, बिल्कुल सही है, हमें असत्य बताना है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है, बिल्कुल सही है। वर्ष 1968 तक आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, ये गलत है। 1968 ना होकर 1964 होएगा। 64 तक तो ये बजट केंद्रीय बजट था, उसी के साथ प्रस्तुत किया जाता था, उसके बाद इसे अलग कर दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। मैं आपको जितना हो सकता है उतना ही मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए, जितना ज़्यादा फैक्ट होते हैं वो ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको अगर क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताना है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है सरकार राजस्थान द्वारा सिलोकुस नीति किस वर्ष शुरू की गई? राजस्थान सरकार के द्वारा 2018, 15, 19 और 20। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, 3 अक्टूबर 2019 को है वो सिलिकोसिस नीति है वो शुरू की गई थी। किस लिए? जो सिलिका होती है यानी धूल में लगातार व्यक्ति काम करता है तो उसे सांस में, फेफड़ों में दिक्कत होने लगती है, फेफड़ों में होने वाली बीमारी है वो हो जाती है। तो फेफड़ों में होने वाली बीमारी होती है वो क्या होती है? सिलिकोसिस होती है। तो इससे मरीज के फेफड़े खराब हो जाते हैं, तो इसके लिए ये नीति है वो लाई गई थी 3 अक्टूबर 2019 को। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है? उत्पाद कर, ब्याज प्राप्तियां, विदेशी ऋण व सहायता, सरकारी उपक्रमों से प्राप्त लाभांश। अगर हम बात करें कि जो विदेशी ऋण है, कौन सा विदेशी ऋण? सहायता, ऋण वसूली, विनिवेश, आंतरिक बाजार उधारी, ये सब चीजें वो पूंजीगत प्राप्तियों के भाग है। ये किस चीज के है? पूंजीगत प्राप्तियों के भाग, पूंजीगत प्राप्तियों के भाग है। अब हमें बताना है कि राजस्व प्राप्ति होती है वो दो प्रकार की होती है। दो कौन कौन सी? पहली तो होती है कर राजस्व प्राप्तियां और दूसरी होती है गैर कर। कर राजस्व प्राप्ति होती है वो तो दो होती है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर पर। और ये होती है जो गैर कर प्राप्ति होती है जो सरकारी उपक्रम होते हैं। सरकारी उपक्रमों से प्राप्त जो लाभांश होता है यानी लाभ होता है, या फिर ब्याज की प्राप्तियां होती हैं, या फिर शुल्क या फिर करेंसी छपाई की होती है, यानी टकसाल से प्राप्त होती है, टकसाल से प्राप्त आय होती है। ये किस में आती है? ये आती है गैर कर प्राप्तियों में यानी राजस्व प्राप्तियों में आती है। तो सरकारी उपकरणों से प्राप्त लाभांश ये आता है, ब्याज की प्राप्तियां आती है, उत्पाद कर है वो आता है। कौन सा नहीं आता? विदेशी ऋण व सहायता नहीं आती। ये किस में आती है? ये आती है पूंजीगत प्राप्तियों में। पूंजीगत प्राप्तियों में कौन कौन सी? विदेशी ऋण व सहायता, ऋण की वसूली, कोई विनिवेश किया गया, विनिवेश, आंतरिक बाजार की उधारी, ये सब आती है पूंजीगत प्राप्तियां में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, थर्ड। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट है वो 17 क्वेश्चन करवाए हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ये सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में, अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।